हमने चैप्टर 9 स्टार्ट करना था ना आज, तो मैंने आपको इसका बेस बता दिया था कि बेसिकली किस बारे में है और किस तरीके के किस हिसाब के राइट्स प्रोवाइड करता है। अब हमें उससे आगे कंटिन्यू करना था, राइट। तो यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, सेक्शन 43 करना है हमें। 43 तक तो क्लियर होना, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। एंड टेल मी 43 ही स्टार्ट करना है ना हमको। 43 तक सब कुछ क्लियर है? जस्ट एक बार ही बता दो मुझे। 43 तक सब क्लियर है ना? 43 से स्टार्ट करना है हम लोगों को, राइट? जस्ट लेट मी नो। 43 चल रहा था, ऑलराइट। स्टोरी तो मैंने आपको क्लियर करा ही दी थी कि आपको जो राइट्स मिले हुए होते हैं, तो बेसिकली अगर जैसे आपका घर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका पर्स है, या आपकी प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से आपके अगर जैसे आपके इजाज़त के बिना आपके घर में कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई सामान उठाकर नहीं ले जा सकता, कोई घुस नहीं सकता, कोई आपको उसके अंदर एक्सेस करने से मना नहीं कर सकता। सेम राइट्स आपके पास आपके कंप्यूटर को लेकर भी होते हैं। ये भी आपका एक पर्सनल स्पेस है, आपकी परमिशन के बिना कोई वहाँ घुस नहीं सकता और आपको वहाँ पे एंटर करने से मना नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी मिलती हैं। सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सेक्शन कह रहा है 43 बेसिकली पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या कहता है ये, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन। सबसे पहले विदाउट परमिशन आपने थेफ्ट वगैरह में भी पढ़ा होगा ना। थेफ्ट तब होता है जब वो चीज़ ले जाई जा रही है विदाउट द परमिशन ऑफ द पोजेसर, है ना। तो इसमें भी विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर। तो या तो वो ओनर का ही है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को चार्ज मिला हुआ है, उसका उसके कंट्रोल में, उसके पोजेशन में है वो चीज़। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो क्या कहता है, क्या नहीं कर सकते हैं आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, एक्सेस और सिक्योर्स एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स। यू कांट एक्सेस, अगर आपको ओनर से परमिशन नहीं मिली है, उसको नहीं पता है, तो विदाउट हिज परमिशन, हिज और हर परमिशन, आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आप कोई भी चीज़ उनके कंप्यूटर से, उनकी परमिशन के बिना कुछ कॉपी नहीं करेंगे, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं, किसी भी कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। ना ही आप उसको कहीं पे ऐसे स्टोर करेंगे किसी भी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में। ऑलराइट, आगे क्या कहता है और क्या नहीं करेंगे आप, इंट्रोड्यूस और कॉजेज टू बी इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटेंट और कंप्यूटर वायरस इनटू एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। लाइक कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर मेरा घर है तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, तुम उसको डैमेज नहीं कर सकते ना, आकर आग लगा दी, तोड़ दिया, तो इस सब से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ डैमेज हो जाएगी। तो वायरस इज समथिंग के ना, आप उसके अंदर डालोगे वो चीज़ या तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इनमें से ही कोई एक उसका एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आप किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल दोगे, कोई ना कोई तो नुकसान उसको होगा ही ना। या फिर कोई और ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम या उनका कंप्यूटर नेटवर्क, या उसके अंदर कोई डेटा था वो चला जाता है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ उस कंप्यूटर के अंदर अगर डैमेज हो जाती है आपकी वजह से, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग प्रीति। आगे क्या कह रहा है, डिस्टर्ब्स और कॉजेज टू डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आप कोई डिस्ट्रप्शन भी नहीं क्रिएट करेंगे उनके कंप्यूटर में। ऑलराइट, आगे क्या करना है हमें, डिनाइज और कॉजेज द डिनाइल ऑफ एक्सेस। अब अगर मेरा घर है तो आप मुझे उसके अंदर आने से नहीं रोक सकते हैं ना। हाउ कैन यू से कि आप अंदर नहीं आ सकती, आप इसमें नहीं रह सकती। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, यू कांट डिनाई और कॉजेज टू डिनाई ऑफ एक्सेस। गुड मॉर्निंग तथागत। ठीक है, तो आप ये सब भी नहीं कर सकती हैं, जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो एक्सेस करेगा, यू कांट डिनाई देम टू एक्सेस। ठीक है, आगे क्या कहता है, प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट
मतलब आप ऐसा भी नहीं करेंगे किसी को असिस्ट कर रहे हैं या फिर उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए। जिस तरीके से आप खुद से ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप ट्रेसपास को फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते हैं। यू कांट से समबडी के हाँ आई विल हेल्प यू, तुम घुस जाओ, मैं आपको सीढ़ी लगा कर दे दूंगा और समथिंग। दिस इज सेम थिंग इन कंप्यूटर फॉर्म कि आप वहाँ पे ना उनको किसी को असिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं कि आई एम फैसिलिटेटिंग यू और उसके कंप्यूटर में एक्सेस कर लो, मैं पासवर्ड ला कर दे दूंगा या मैं पासवर्ड हैक करने में हेल्प कर दूंगा। तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है charges the services availed of by a person to the account of another person by tampering with और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर। अब कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज हैं किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, आप उसको अवेल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, टेम्पर नहीं कर सकते उन चीज़ों को, मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते आप, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू और यूटिलिटी, अगर उसके अंदर कोई चीज़ है, कोई भी फाइल उन्होंने कोई डेटा रख रखा है, तो यू कांट डू सर्टेन एक्ट कि जिससे उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाए, ठीक है, उसकी यूटिलिटी अफेक्ट हो, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी तरह की उसको इंजरी पहुंचाना है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को। और क्या नहीं करेंगे आप, स्टील नहीं करेंगे, कंसील नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे कोई भी, और ना ही आप उस बात का कारण बनेंगे कि आप किसी को हेल्प करके वहाँ पे स्टील करा रहे हैं, कंसील करा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करा रहे हैं, ऑल्टर करा रहे हैं कोई भी कंप्यूटर का सोर्स कोड, कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज, किसी भी इंटेंशन से वो चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए। ना तो आप खुद ऐसा कोई एक्ट करेंगे और ना ही आप किसी को हेल्प करेंगे उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इनमें से इतना मना करने के बाद भी कोई भी एक्ट किया, अगर आपके थ्रू ऐसा कोई एक्ट होता है तो फिर आप लायबल हैं, डैमेजेस पे करेंगे आप बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, अगर कहने के बाद भी, इतना सब बताने के बाद भी इसमें से कोई एक भी पर्टिकुलर एक्ट होता है तो अब वहाँ पे आप क्या पे करेंगे, डैमेजेस पे करेंगे। किस तरह पे करेंगे, इन द वे ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है। किसको पे करेंगे, वो कहाँ जाएगा, जो पर्सन अफेक्टेड होगा आपके उस एक्ट से, ठीक। एक्सप्लेनेशन में आपके काम का नहीं है, बट ये आगे के लिए आप ध्यान रखिए कि जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है ना, जो भी एमपी में आता है और एक दो जगह और आता है, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। और वो लोग अगर आईटी देते हैं तो इधर से क्वेश्चन डाल देते हैं कि कंप्यूटर कंटेनमेंट क्या है। क्या होगा कि कोई भी सेट ऑफ कंप्यूटर है, इंस्ट्रक्शन जो भी डिज़ाइन किए गए हैं किस लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डाटा टू प्रोग्राम रिजाइडिंग विद अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन आईटी के पर्सपेक्टिव से, बट हाँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कहीं पर कंप्यूटर पूछ रहा है तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ध्यान में रखना, रटना नहीं है इसको। बाय एनी मीन्स और यूज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, आप नहीं हैम्पर करेंगे ऐसा कि वो नॉर्मल यूज को भी हैम्पर कर दें। कंप्यूटर डेटाबेस क्या होता है, एक बार इसको पढ़ ही लो बस। मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है बस यहीं पे देख लो, representation of information, knowledge, fact, concepts, instruction in text, image, audio, video that are being prepared or have been prepared in formalizing manner or have been produced by a computer। आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डेटाबेस है तो किसे डेटाबेस कहा जाता है, उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, कोई भी टेक्स्ट में नॉलेज है, इंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं, कोई भी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि प्रिपेयर्ड की गई है फॉर्मलाइज मैनर में कि उस कंप्यूटर में पड़ी हुई है, वो स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर। हमने ऊपर पढ़ा था कि आप वायरस नहीं डालेंगे किसी के कंप्यूटर में। तो व्हाट इज वायरस इन दैट पर्टिकुलर सेंस, कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डेटा और प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय। अब इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि डिस्ट्रॉय कर दे, क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, डिग्रेड कर दे और एडवर्सली अफेक्ट करे परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की। तो वायरस के ऊपर भी जनरली जहाँ पे ना कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन देखने मिलता है।
आईटी में नहीं भी पूछता, बट ये आपको पता होना चाहिए। देखो वायरस से आप लोग फेमिलियर होंगे कि क्या होता है, बट उसकी एक फॉर्मल लैंग्वेज पता होगी ना, तो बिना रटे भी अगर आपको वो ऑप्शन में दिखेगा तो यू कैन वहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि एकदम से क्लिक हो जाता है कि ये ही चीज़ होगी। तो क्या होता है कंप्यूटर वायरस, कोई भी ऐसा डेटा, कुछ भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम, कुछ भी जो कि डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे या डिग्रेड कर दे, एडवर्सली इफेक्ट करे परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब डैमेज कहाँ क्या है यहाँ पे, इस सेंस में डैमेज क्या है, डिस्ट्रॉय है, ऑल्टर, डिलीट, मॉडिफाई, रीअरेंज कंप्यूटर के। यहाँ पे डैमेज का मतलब भी आपको ध्यान में रखना है कि इस सेंस में डैमेज का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, डिलीट, मॉडिफाई हो रहा है और रीअरेंज हो रहा है कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स किसी भी मीन्स की वजह से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कंप्यूटर सोर्स कोड, कंप्यूटर सोर्स कोड नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट रीड इट फॉर वंस। क्या कहता है, मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म। वो होता है ना, एक पर्टिकुलर कमांड से चलता है, एक लिस्टेड कोड से चलता है, उसको आपने बैक स्पेस दबा दिया, समहाउ यूर कमांडिंग कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, अंडू की कमांड दे देते हैं हम, तो ये उस कमांड के बारे में बात हो रही है। ये सेक्शन आपके लिए स्लाइटली इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएनएस के लिए इम्पॉर्टेंट है और बीएसए के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल दो। तो ये एक बात बताइए, सेक्शन क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे करें? जस्ट लेट मी नो वंस। एवरीवन, आर वी क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? ओके तथागत, पारुल, चलिए आगे करते हैं। 43A, 43A क्या कहता है? ओके वरुण, 43A कहता है कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ, बीइंग अ सब्सक्राइबर, मैंने कोई डिजिटल सिग्नेचर वगैरह ले रखा है, कहीं से अथॉरिटी ले रखी है और मैंने एक ऐप बना रखी है। ठीक है, ये मेरी कोई ऐप है मान लीजिए, और इस ऐप में ना मैं लोगों को एक्सेस देती हूँ या कोई भी सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज के कोई शोज़ आते हैं इस पर, या फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा है, तो मैंने ये ऐप चालू कर रखी है और इसके लिए मैंने पूरी अथॉरिटी जो भी मुझे परमिशन वगैरह चाहिए थी इसको लीगल तरीके से कर रखा था। अब समहाउ अगर ऐसा होता है कि इस पे लोग डेटा अपलोड करते हैं, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है, किसी तरीके से तो वो उस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे ना। बट जब वो सब्सक्राइब करते हैं इसको तो उनका पर्सनल डेटा आ जाता है मेरे पास, बट मैं वहाँ पे इतना नेग्लेक्ट करती हूँ, मैंने उतनी नेग्लिजेंस की है या मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है कि मैं उनका डेटा को प्रोटेक्ट भी तो करूँ। अगर वो लोग मेरी चीज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ आ रही है, तो मुझे उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए कि ये मेरे पास से लीक नहीं हो जाए, उनका कोई नुकसान नहीं हो जाए। ऐप ना सही, कोई कंपनी ही है, कोई कंपनी कहीं पे ऐसा कुछ करती है कि मुझे अपना कोई पर्टिकुलर डेटा अपलोड करना पड़ रहा है, फोटोग्राफ्स अपलोड करनी पड़ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ रही है या कोई भी XYZ चीज़, तो अगर मैं कोई भी ऐसा काम करती हूँ कि लोगों का डेटा मेरे पास आ रहा है, तो वहाँ पे मैं लाइबल हूँ कि मैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करूँ, मैं वहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो IT एक्ट में ऑफेंस कर रहा है वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई ये एक्ट इसलिए बना दिया कि कोई हैक नहीं करेगा तो आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन हर चीज़ से है। आप एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं, कितना आराम से आप उठा के अपनी मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ कर देते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं, सब कर रहे हैं ना। क्या ऐसी चीज़ रह जाती है जो वहाँ पे उसमें अपलोड नहीं होती? तो इन दैट सेंस क्यों आप उसको एक सेकंड थॉट भी नहीं देते, बिकॉज वो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज वेबसाइट्स होती है, यू कैन अपलोड योर डाटा देयर विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो ये सेक्शन यही कहता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, यानी वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि आपका पोजेस करती है, डील करती है, हैंडल करती है सेंसिटिव पर्सनल डेटा को, आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्स विच इट ओन्स, कंट्रोल और ऑपरेट्स, और वहाँ पे वो
मतलब नेग्लिजेंट हो जाती है इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में एक रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस जो उसे करनी चाहिए थी। अगर उसके पास इतने सारे लोगों का या जितने भी लोगों का डेटा आ रहा है, पर्सनल सेंसिटिव डेटा आ रहा है, तो उसको वहाँ पे क्या उसकी ड्यूटी थी कि वो उस चीज़ को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। एक रीजनेबल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए ना उसको। अगर ऐसा नहीं कर पाती है वो, तो यहाँ पे उसके कारण किसी को रॉन्गफुल लॉस होगा, किसी को रॉन्गफुल गेन होगा। मतलब जिसका जाएगा, जिसका नुकसान हो रहा है, उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई रॉन्गफुली गेन कर रहा हो, इसकी वजह से उनके अकाउंट से वो उनकी बैंक इन्फॉर्मेशन निकाल ले, बैंक स्टेटमेंट निकाल ले। तो ऐसी सारी चीज़ों में जो बॉडी होगी या कॉर्पोरेट होगा वो लायबल होगा पे करने के लिए डैमेजेस को। क्या लायबल होगा वो पे करने के लिए? डैमेजेस को, है ना। डैमेजेस कैसे दिए जाएंगे? बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। किसको दिए जाएंगे? जो पर्सन अफेक्टेड होगा। ऑलराइट, जो पर्सन अफेक्टेड होगा उसको दिए जाएंगे। चलिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी कि इस सेक्शन के पर्पस में जो बॉडी या कॉर्पोरेट होगी उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी कंपनी या फिर कोई फर्म होगी, कोई सोल प्रोपरेटरशिप होगी या कोई भी अदर एसोसिएशन होगी ना, जहाँ पे इंडिविजुअल एंगेज होंगे किसी कमर्शियल या प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ में कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई छोटी सी कंपनी है, व्हाट अमाउंट नहीं बताया वो वहाँ पे ना उनके लॉस पे डिपेंड करेगा। और अमाउंट ना बताने के आगे सेक्शन बी है, वो आपको क्लियर कर देंगे कि अगर यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया गया है तो क्या होगा। हाँ पारुल, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे डैमेजेस का अमाउंट नहीं बताया गया है। उस पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा नुकसान किया है उसने या किस लेवल पे जाके इन्फ्लुएंस किया है इन सारी चीज़ों को, तो वो वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी और कॉर्पोरेट ये था। अगला क्या है कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस। देखो एक चीज़ ये होती है, दो बातें होती हैं हर चीज़ में। इसमें भी आप अगर केस करने के लिए जाएंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या होगी हमारी, अब मैं हूँ, मेरे पास आप आए, कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अगर आप मेरे पास आए और आपने मेरे पास कुछ पैसे रखने के लिए कहा कि ये मेरे 2 लाख रुपए हैं और आप इसको संभाल कर रख लीजिए। अब मैंने क्या किया कि उसको, पहली सिचुएशन लेते हैं कि मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही जो मैंने बैग यूज़ कर रही थी एक, उस बैग में ही उसको ऊपर से रखा और बैग इधर उधर रख रही हूँ, काम में लगी हुई हूँ, मेरा बैग कहीं है और मैं अपनी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ विदाउट इवन नोइंग कि हाँ मेरा बैग कहाँ पड़ा हुआ है, और मैंने बैग में ऊपर ही सबके सामने वो पैसे रख लिए। तो दैट इज़ नॉट अ रीजनेबल सिक्योरिटी कि अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मुझे कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि एक प्रॉपर बैग में भी रखूँ तो थोड़ा नीचे ढंग से रख दूँ, फिर ध्यान रखूँ कि मैं बैग कहाँ रख रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि आपके पैसे रखे हैं उसमें। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा हुआ कि आपने मुझे पैसे दिए और मैंने क्या किया ना कि पहले घर जाकर उसको अपने लॉकर में रख दिया, ठीक है, और चाबी अच्छे से अपने पर्स में रखी और पर्स मेरे साथ था। ये एक रीज़नेबल सिक्योरिटी थी, एक रीज़नेबल प्रोटेक्शन था जो मैं ले सकती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इतना करने के बाद भी ना मेरे घर पे समहाउ, जैसे मैं बाहर थी तो चोरी हो गई, और चोरी भी ऐसे हुई कि उन्होंने सारे लॉक्स काट दिए, डोर काट दिए, बहुत मतलब बड़े स्केल पे हुई, जो कि जिसमें मेरा भी नुकसान हुआ और मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रिवेंट नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता था, मैं कितने भी रीजनेबल सिक्योरिटी लेती वो चीज़ ऐसी थी कि नहीं टल सकती थी। तो ऐसे उसमें देखा जाएगा कि अगर इस तरीके का कोई केस जाता है तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस हुई थी या नहीं। यानी जिस ऐप पे, जिस वेबसाइट पे, जिस पर्टिकुलर फर्म के लिए, कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं ना, चाहे आपका सेंसिटिव डेटा जो भी, आपकी पिक्चर जा रही है वहाँ पे, वो मांगते हैं एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो दे दो, या कोई भी चीज़ जा रही है, आपके बैंक डिटेल्स जा रही है, एनीथिंग, तो वहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली होती हैं कि क्या वो सच में नेग्लेक्ट कर रहे थे या उन्होंने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस तो की थी बट उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ हो गई जो उनके बस से बाहर थी। तो यहाँ पे आपको इसे समझना ज़रूरी है। तो वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपका यही कहता है, आप किसी से भी इनह्यूमन चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो आगे क्या लिखा है इसमें, मीन्स सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो मैं आपको रीजनेबल सिक्योरिटी बता रही थी, तो यहाँ पे वो यही कहता है कि क्या बात कर रहा है, मीन्स सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिजाइन टू बी प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन फॉर द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी आपने जो अपना उस चीज़ पर मुझे एक्सेस दिया हुआ है, मैं उसे यूज़ करूँगी अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो वो एक ऑथराइज्ड एक्सेस होगा, मुझे मिलना चाहिए, और मेरी फर्म में, मेरी ऐप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर दैट। बट उसमें मुझे इतना मतलब ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिले किसी को, उस चीज़ का डैमेज नहीं हो, यूज़ नहीं करे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करे, डिस्क्लोजर नहीं करे, एम्पायरमेंट नहीं करे उसका। तो जो भी अग्रीमेंट हुआ है ना पार्टीज़ के बीच में, अब अग्रीमेंट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रिटन कोई अग्रीमेंट हो रहा है। क्या आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ पे स्टेट से अग्रीमेंट करते हैं कि हाँ ओनली यू कैन यूज़ दिस डेटा, यू कांट ट्रांसफ़र इट। भाई ये एक इम्प्लाइड सी बात है, आपने उन लोगों को दिया है जस्ट बिकॉज यू वांट दैट पर्टिकुलर जॉब, आपने उसके लिए दिया है, वो उसके लिए यूज़ करेंगे, ट्रांसफ़र मॉडिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अग्रीमेंट की बात कर रहा है ये हमेशा इम्प्लाइड ही होगा, आप वहाँ पे जाकर बता कर नहीं आओगे। As may be specified the law for the time being in force, and in the absence of such agreement any law such reasonable security practice and procedure, ठीक है, as may be prescribed by the central government in consultation with such professional bodies or association as it may deem fit. All right. अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, किस चीज़ को सेंसिटिव कहा जाएगा, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो उसने बताया कंसल्टेशन से कि प्रोफेशनल बॉडीज जो एसोसिएट है उनको क्या लगता है क्या हो सकता है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऐसे में इस चीज़ को पर्टिकुलर कोई डिफाइन नहीं किया गया है, बट अगर आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड की है किसी वेबसाइट पे फॉर द पर्पस ऑफ जॉब लेट्स से, तो वहाँ पे वो आपका वहाँ यूज़ कर लेंगे जॉब के लिए, वो आपको आगे आई कार्ड देता है या कुछ भी करता है तो वो उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन होगी। क्या वो आगे उस फोटो को कहीं पे कर सकते हैं कि वो बोलेंगे नहीं किसी पार्लर के बाहर लगा दो, तो दे कांट डू दैट ना, तो वो एक लिमिट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखी है और वो एक इम्प्लाइड टर्म्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। आगे पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ कोई भी है कोई भी पर्सन है वो एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उनसे, मैं हूँ मुझे डिजिटल सिग्नेचर मिला हुआ है, सब मिला हुआ है, सब है, एक टाइम ऐसा आता है कि मुझसे कोई पर्टिकुलर चीज़ फर्निश करने के लिए बोली जाती है, कोई अथॉरिटी करी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ भाई प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स, तो वहाँ पे इफ़ आई फेल तो फिर क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, अब इस एक्ट के अंदर किसी से भी मांगी जा सकती है, सब्सक्राइबर से मांगी जा सकती है, जो अथॉरिटी लाइसेंस इशू कर रही है उससे मांगी जा सकती है। तो यहाँ पे एनी पर्सन क्या कह रहा है कि इस एक्ट में जिन जिन लोगों की बात हुई है ना, अगर इस एक्ट के अंदर किसी से भी लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन से ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमको फर्निश कराना चाहिए, प्रेजेंट कराना चाहिए, तो वो मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, देखिए क्या कहेंगे, फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू फर्निश द सेम। अब आपको बोला कि कोई डॉक्यूमेंट दो या कोई रिटर्न दो, रिपोर्ट दो, ठीक है, किसको, कंट्रोलर को दो या कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो हमने ऊपर पढ़ी है उसको दो, तो अगर ऐसे में आप फेल हो जाते हैं फर्निश करने में तो आप यहाँ पे लाइबल हैं पेनल्टी के, नॉट एक्सीडिंग, यहाँ अमाउंट मेंशन है नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज़, ठीक है, फॉर सच ईच फेलियर। अब ये ईच फेलियर भी ध्यान रखना, आपसे अगर 4 चीज़ें मांगी जा रही हैं, 4 बार आपको बुलाया जा रहा है, आप 4 बार फेल होते हैं उस चीज़ में, तो आप ये चीज़ 4 बार पे करेंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर ऑफ। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने उस चीज़ को फर्निश करने के लिए कहा, आपसे बोला आप उसे लाकर दिखाओ, बट उनको एक पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं भी थी, बट उन्होंने आपको एक टाइम दिया
कि मैं आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर आप मुझे अपना लाइसेंस आकर दिखाइए। तो अब अगर आप वो टाइम लिमिट लैप्स हो गया और आपके पास कोई रीजनेबल ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपने टाइम लैप्स क्यों किया, इतना लेट कैसे कर गए आप, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो टाइम स्पेसिफाइड था अगर उसके अंदर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, इन द रेगुलेशन फेल्स टू फाइल रिटर्न और फर्निश द सेम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे भी आप लाइबल हैं पेनल्टी के, बट कितनी, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सर्च फेलियर कंटिन्यूस, यानी ये डे के हिसाब से काउंट होगा। आगे क्या कहता है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड फेल्स टू मेंटेन द सेम। अब अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर रीजनेबल डेटा होना चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए कि डेली मैं क्या करती हूँ, कितने लोग आते हैं, किन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, किसको क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बाउंड हूँ ना कुछ मेंटेन करने के लिए, बुक ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड्स कोई पर्टिकुलर, तो ऐसे में अगर मैं फेल कर जाती हूँ करने में तो मैं लाइबल होंगी पेनल्टी के लिए, कितना, नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच इज़ द फेलियर कंटिन्यूस। बताइए यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है एवरीवन? प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? आगे क्या कहता है 45 में, ये रेजिडुअरी पेनल्टी, ठीक है, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना। क्या कह रहा है, हुएवर कॉन्ट्रोवेंस एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, आपने कॉन्ट्रोवेंट किया किसी रूल या रेगुलेशन को जो इस एक्ट में बने हुए हैं, तो जहाँ पे उस चीज़ की कोई पेनल्टी दी नहीं गई है, मतलब अगर वहीं पे रेजिडुअरी पेनल्टी में क्या कह रहा है कि अगर कहीं पे भी कॉन्ट्रोवेंशन होता है किसी रूल का या रेगुलेशन का जो इस एक्ट में बने हुए हैं, आपने नहीं माने, ठीक है, तो और वहाँ पे कोई पेनल्टी भी नहीं दी गई, एक तो चीज़ ये होगी कि वहाँ पे जो भी आपने कॉन्ट्रोवेंशन किया है रूल्स या रेगुलेशन का, वो आपको एक्ट ही ये प्रोवाइड कर रहा है कि पेनल्टी क्या मिलेगी, जैसे ऊपर बताया है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं बताया गया है तो हैज़ बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड शैल बी लाइबल टू पे ए कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग, कितना यहाँ पे अमाउंट दे दिया, 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन अफेक्टेड, किसको दिया जाएगा, जिसको अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से, बाय सच कॉन्ट्रोवेंशन, और अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक छोटा सा सेक्शन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं हम पावर टू एडजुडिकेट। देखिए स्पीड का एक रीज़न ये भी है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको ना बस अच्छे से समझ आ जाए कि क्या कह रही हूँ। फिर भी अगर कहीं बीच में रह जाता है ना, कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा जल्दी हो गया, तो आप मुझे बोलकर एक बारी उस चीज़ को समझ लेना, बाकी आई विल ट्राई कि थोड़ा और धीरे समझा दूँ। पावर टू एडजुडिकेट, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एडजुडिकेशन का जो पर्पस है इस चैप्टर में, कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रोवेंशन करता है किसी भी प्रोविजन का इस एक्ट में, इस रूल रेगुलेशन का जो डायरेक्शन दिए गए हैं, तो फिर वो लायबल होगा हमेशा पेनल्टी पे करने के लिए, है ना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी रूल्स या रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं और आप उन रूल्स रेगुलेशन का कॉन्ट्रोवेंशन करते हैं, तो आप किस चीज़ के लिए लायबल हैं, पेनल्टी या कॉम्पनसेशन के लिए लायबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 अपॉइंट एनी ऑफिसर। अब ये जो एडजुडिकेशन है किसको मिलेगा, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। बात समझिए कि अब हमने ऊपर इतना पढ़ा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कर दिया तो ठीक है। एक सवाल ये भी तो है ना कि कर दिया तो कर दिया की सिचुएशन में पता है क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर लेगी, और वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत किया है आपने। बट पहले ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। जो ऑफिसर होंगे ना, वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टू द डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस रैंक से कम नहीं होने चाहिए, या फिर एक इक्विवेलेंट ऑफिसर होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे वो, अब वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे, उन्हें जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जहाँ उन्हें लगेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन गलत कर रहा है, वहाँ पे वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे, जो मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। क्या कह रहा है ये सेक्शन आपका
कि अगर किसी भी तरीके का आप यहाँ पे इस एक्ट में जो जो प्रोविज़न दिए गए हैं, आप वहाँ उनकी बात नहीं मान रहे हैं किसी भी कारण से और किसी भी तरीके से, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, और वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो नहीं होना चाहिए रैंक कम उसका एक डायरेक्टर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर उसका रैंक इक्वल होना चाहिए ऑफिसर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये तो उनके रैंक के लिए बातें कह दी। और क्या करेंगे वो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको एक मैनर प्रोवाइड करेगी, गाइड करेगी, बताएगी कि आप इस पर्टिकुलर मैनर में इंक्वायरी करिए और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या गलती हुई है, कौन बात नहीं मान रहा है और आगे क्या करना है। ठीक है, और आगे क्या करना है इसी सेक्शन में आगे बताएंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप डायरेक्ट लीजिए, खोलिए, उसके साथ मेरे साथ साथ चलिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है यू कैन आस्क। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, द एडजुडिकेटिंग, मैंने आपको बताया था एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है ना। अब जो आपका ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको अपॉइंट कर रही है। तो वो इंक्वायरी वगैरह करेगा, जाकर देखेगा क्या हो रहा है। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, 1A है बेसिकली ये सब क्लॉज। तो इसमें क्या है, 46 के 1A पे हैं हम, है ना। The adjudicating officer appointed under subsection 1 shall exercise jurisdiction to the adjudicating matters in which the claim of for injury or damage does not exceed ₹5 crore। देखिए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, उसकी रैंक वैंक आपको बता के उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, सब ठीक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है कि वो किस तरीके तक, ऑल राइट तथागत, चलिए पढ़ लेते हैं। उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिट है कि वो किस हद तक के, किस अमाउंट तक के केसेस देख सकता है, सुन सकता है, उन पे फैसला कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं ये, 5 करोड़ से 5 करोड़ तक के केसेस पे वो वहाँ पे उसका जुरिसडिक्शन माना जाएगा कि उसका जुरिसडिक्शन है उन केसेस को सुन लेने का। कितने पे, 5 करोड़ तक के अमाउंट पे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एक्सेस करेगा तो फिर आप वहाँ पे आपके सिविल कोर्ट का होगा। ये आपका प्रोवाइजो बता रहा है। प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ शेल वेस्ट विद द कंपिटेंट कोर्ट। यहाँ पे कंपिटेंट कोर्ट वही मतलब आपका जनरली सिविल कोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपिटेंट कोर्ट जनरली आपका सिविल कोर्ट होता है। तो कहने का मतलब है 5 करोड़, याद रखिएगा, 5 करोड़ तक का अगर कोई भी डैमेज है, क्लेम है, कोई भी ऐसा मुद्दा चल रहा है जहाँ पे 5 करोड़ तक की बात है, तो वहाँ पे तो आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसको सुन सकता है, उसका जुरिसडिक्शन माना जाएगा। बट 5 करोड़ से ऊपर पे जुरिसडिक्शन उसका नहीं होगा, फिर एक कंपिटेंट कोर्ट का होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। आपने ऊपर पढ़ा था ना कि वो इंक्वायरी करेगा। ठीक है, इंक्वायरी के टाइम पे यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर है, क्या क्या कर रहा है वो। पावर में एक हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की इस एक्ट में हमने एक पावर क्या पढ़ी कि 5 करोड़ तक के केस जो है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो जब इंक्वायरी करेगा ना, किसी चीज़ को सुनेगा, तो वहाँ पे उसके लिए एक चीज़ है कि वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे कि जो दूसरी पार्टी है वो एक अपने लिए रिप्रेजेंटेशन कर सके अपने मैटर की, अपने आप को बता सके क्या बात थी, किस तरीके से थी, वही नेचुरल जस्टिस वाला हिसाब। in the matter and if such on such inquiry he satisfied that the person has committed the contravention। अब उसने क्या किया, इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी कि बताओ क्या कहना है तुम्हें इसके बारे में, तुमने किया है, क्यों किया है ऐसा, और क्या किया है, जब हम पीछे पढ़ते आए हैं। तो जब उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद भी उसे लगता है हाँ भाई इसी ने किया है, तो यहाँ पे वो इम्पोज करेगा पेनल्टी को या अवॉर्ड करेगा कॉम्पनसेशन को, जैसे भी उसको ठीक लगता है उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से और इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, उस जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांस है उसके और इस एक्ट के हिसाब से फिर उसे जो ठीक लगता है वो वहाँ पे पेनल्टी, अवॉर्ड, डैमेजेस दे देगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर unless
he possesses such experience in the field of information technology and legal or judicial experience। तो यहाँ पे उसकी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है कि अगर आप उसको अपॉइंट करोगे तो क्या क्या होना चाहिए, उसमें एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे कौन सी फील्ड में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की में, और लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए, बिकॉज समहाउ वो ऐसे एक सिविल कोर्ट की तरीके से ड्यूटीज़ कर रहा है ना, वो इंक्वायरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आगे आप देखेंगे बिल्कुल सिविल कोर्ट वाले जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए उसकी ये वाली जो क्वालिटी है, ये क्वालिफिकेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। अब एक से ज़्यादा, केस टू केस वेरी करेगा, सर्कमस्टांस पे वेरी करेगा। चलिए, तो आप अपना अपना वेयर एक्ट खोलिए, जैसे हम कर रहे थे हम वैसे ही कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, आप अपना वेयर एक्ट में देखिए। फिलहाल आप लोग वेयर एक्ट खोलिए मेरे साथ और इस चीज को समझ लीजिए बस, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो क्या कह रहा है अब इसमें, वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आर अपॉइंटेड, मतलब अभी जिस हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे वो हमें स्पेसिफाई करेगी कि किस ऑर्डर में, मैटर में, किस प्लेस पे, किस तरीके से वो ऑफिसर जो हैं अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वो हमको बताएगी कि किस तरीके से वहां पे एक्सरसाइज होगा उनका जुरिसडिक्शन। आगे क्या कह रहा है, एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल हैव पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। जो आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे उनकी पावर्स कैसी होंगी, सिविल कोर्ट जैसी होंगी, ठीक है, जो कन्फर करेगी एपेलेट ट्रिब्यूनल को। सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं वो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस एक समझना कि वो सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जो प्रोसीडिंग आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल और या फिर आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने होगी, जो भी करेंगे वो सारी क्या मानी जाएंगी, कि वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। क्या मानी जाएंगी वो, कि वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 288 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जो भी आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग के प्रोविजंस होते हैं वही माने जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी हर तरीके से, हर उसमें यहाँ पे जो आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे, माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक सिविल कोर्ट की तरीके से काम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, shall be deemed to be a civil code for the purpose of order 21 of civil procedure code। तो यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी तीनों के लेकर बता दिया कि तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाएगा कि वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। इस सेक्शन में बहुत भागा दौड़ी हो गई, बताइए समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। Factors to be taken into account by adjudicating officer while adjourning। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपके adjudicating officer है ना, उनको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, है ना, जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि while adjudicating the quantum of compensation, जब अब वो किसी को compensation दे रहे होंगे, तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे वो अपने कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे इन बातों को लेकर। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज। अब जब जिस भी पर्सन को सजा दी जा रही है उसने अपने एक्ट के थ्रू कितनी मतलब एडवांटेज ली थी, अनफेयर एडवांटेज ली थी, जब उसने वो धोखा दिया था, ये जो भी एक्ट इस एक्ट के अंदर किया है उसे कितना अनलॉफुल गेन मिला उस चीज से, तो उसके हिसाब से रखेंगे। कितना लॉस हुआ सामने वाली पार्टी को उसके डिफॉल्ट की वजह से, कितना नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। और क्या वो बार बार ये ऐसी चीजें करते हैं, क्या बार बार उनकी साइड से ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं, रिपीट करते हैं वो ये ऑफेंस, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है ना।
आगे क्या आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 क्या कहता है? द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें अब आप एक बात बताइए, जो आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं, अगर वो किसी बात का डिसीजन दे रहे हैं तो उसके खिलाफ अपील भी कभी कभी करनी पड़ ही जाती है। आपको नहीं पसंद आता है जो उन्होंने कहा, हम लोग उनसे एग्री नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रोविजंस जहां पे हमें उनके डिसीजंस के अगेंस्ट अपील करनी पड़ेगी, तो हमें एपेलेट ट्रिब्यूनल चाहिए। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग के इसके बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो ओमिट किए जा चुके हैं। इसमें आपके लिए सिर्फ जितना जानना जरूरी है हम लोग सिर्फ उतना जानेंगे और आप मेरी बात इसी के ही रिगार्डिंग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम एपेलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 48 से। तो सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है ना, यहाँ पे आपका सेक्शन 48 कहता है कि जो आपके टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट है ना, ये बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट रीड। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 48 बात कर रहा है एपेलेट ट्रिब्यूनल की। ऑलराइट, आपके जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन नंबर 48 है वो बात कर रहा है आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसकी एक बारी वर्डिंग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कहता है ये? द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 14 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहां पे एस्टैब्लिश की गई है? सेक्शन 14 में की गई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और यहाँ पे आपके इसके में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, और यहाँ तक कि आपसे अथॉरिटी भी नहीं पूछेगा। कभी आया तो ये आ जाएगा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल कहाँ दिया हुआ है, तो कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 48 में दिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी तो सब देखिए, आप नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा 52D को देख लो। 52D के हिसाब से पता है जो मेजॉरिटी का डिसीजन आ जाएगा वो कह रहा है, बट अभी ना इसको भी ओमिट ही समझिए, क्योंकि ऊपर के सेक्शन से ही लिंक्ड है, कहीं ना कहीं उन्हीं से ही जुड़ी बातें कह रहा है। अब जब वो काम में नहीं आ रहे हैं तो ये भी काम में नहीं आएगा, ठीक है? बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अब सेक्शन नंबर 57 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेक्शन 57 से इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। काफी क्वेश्चंस बनते हैं सेक्शन नंबर 57 से, ठीक है? तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है सेक्शन नंबर 57? सेक्शन का आपके टाइटल है अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल। आप मान लीजिए कि कोई ऑर्डर आ गया और हमें लग रहा है कि जस्टिस तो नहीं हुआ है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्ट स्क्रीन पे देखेंगे, अपने पास से देखेंगे, बट बात सुनेंगे, मेरे साथ साथ मार्क करते चलेंगे। सेक्शन नंबर 57 कह रहा है कि अब मान लीजिए कि कोई डिसीजन आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, बट हमें पसंद नहीं आया, हमको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक? ऐसे केस में क्या होगा ना, सेक्शन के वर्ड्स पढ़ते हैं। सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 को अलग हटा देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। Any person aggrieved by an order made by the controller या फिर adjudicating officer। हमने दोनों अथॉरिटी पढ़ लिए हैं, हमने कंट्रोलर भी पढ़ लिए हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी पढ़ लिए हैं। तो अगर ये दोनों कोई डिसीजन लेते हैं और हमें लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पे तो जस्टिस नहीं मिला, ना तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ही थ्रू मिल रहा है, ना कंट्रोलर, किसी के भी, उससे आपको लगता है कि जस्टिस तो नहीं है ये, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप प्रेफर करेंगे अपील को। कहां पे? एपेलेट ट्रिब्यूनल में, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा इस मैटर को लेकर, ठीक है? ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से आप वहां पे अपील करेंगे। अब आप अपील कब नहीं करेंगे? तो सबसेक्शन 2 कहता है आपका नो अपील शैल लाई टू अपेलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। अब एक बात बताइए मुझे, अगर डिसीजन ही आपकी कंसेंट से आया है, आपने उसके लिए कंसेंट दिया है, तो फिर कैसी अपील? एक बार मैं आपसे आकर ये बोलती हूँ कि हाँ आप ऐसा कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे ही पल मैं जाकर आपकी हायर अथॉरिटी को बोल दूं कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे नहीं लग रहा है कि जस्टिस हुआ है, तो ये ऐसी चीजें वर्क नहीं करती है ना। या तो मुझे पहले आपको अग्री नहीं करना चाहिए था कि हाँ चलिए ऐसा कर दीजिए। तो अगर पार्टीज की कंसेंट से हुआ है, जो आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं, जो डिसीजन हुआ है, ऑर्डर आया है, उनकी कंसेंट से आया है, तो ऐसे में फिर अपील प्रेफर नहीं की जा सकती,
ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका डिसीजन आ गया और आप सो कर जागेंगे कि अब चलिए फाइनली अब अपील की जाए। तो सबसेक्शन 3 आपका क्या कहता है, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। आपका ऑर्डर आ चुका है, आपको लग रहा है इनजस्टिस हुआ है, नहीं होना चाहिए था, ये सही डिसीजन नहीं है, मैं नहीं मानता XYZ जो भी है, तो उसके अगेंस्ट जो आप अपील करेंगे वो 45 डेज के अंदर अंदर कर देंगे, आप उससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे। ठीक है, कब से, जब आपको ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है, कंट्रोलर ने बना दी है, दे दी है, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसी ने भी आपका केस डिसाइड किया था, ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो चुकी है आपको, और आपको लगता है कि भाई अब नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है इसकी बात, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर वहां पे आप 45 डेज के अंदर उसकी अपील कर देना। ठीक है, जो भी फॉर्मेट होगा उसको देखते हुए, और अगर कोई फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। बट प्रोवाइजो क्या कहता है ना, देखो कई बार ऐसा होता है सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में नहीं होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिमिट दे रखी है 45 डेज की, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं 45 डेज में अपील नहीं कर पाती हूँ और मेरे पास एक जेन्युइन कारण होता है, मेरा जो कारण है अपील ना कर पाने का 45 दिन में वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है और मेरे पे एक सही लेजिट वजह थी ना जाने की, तो प्रोवाइजो क्या बात करता है हमारा, प्रोवाइडेड दैट द एपेलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एनी अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। यानी ये 45 डेज वाला पीरियड भी अगर आपका एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल आपकी अपील ले लेगा, अगर आप अपने कारण से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं कि आप जिसकी वजह से इस पीरियड में फाइल नहीं कर पाए वो एक बिल्कुल जेन्युइन रीजन था। ठीक है, अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि आपका ना आ पाना इन 45 दिनों में एक बिल्कुल सही कारण था, आप आ ही नहीं सकते थे, तो ऐसे केस में 45 दिनों के बाद भी आपकी अपील ले ली जाएगी। अगला क्या कह रहा है, ऑन द रिसिट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1, जो आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल है, में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब अब एक नेचुरल जस्टिस का फॉर्म आप देखेंगे कि नेचुरल जस्टिस के रूल को इसमें बहुत फॉलो किया गया है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आकर अपनी बात बताएं, पार्टी दोनों पार्टीज के लिए है ये कि क्या कहना चाहते हैं आप, जैसा भी ऑर्डर पास हुआ उसको लेकर लगता है वो सुनेंगे, फिर वो मॉडिफाई करेंगे, सेट असाइड करना होगा, या जो ऑर्डर अपील होगी उसके अगेंस्ट जो भी चीजें सब सुनी जाएगी। ये आपका जो ये वाला 4th सब क्लॉज है ये नेचुरल जस्टिस की बात करता है। 5th क्या कह रहा है आपका कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो एक कॉपी भेजेगा हर ऑर्डर की जो पार्टीज ने अपील की है आपके कंसर्न कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब जब उन्होंने ही वो डिसीजन दिया था, ऑर्डर दिया था, तो अब उनके पास राइट है ना कि कैसे अपील हुई है, अपील का क्या डिसीजन आ रहा है, उनको भी ये कॉपी भेजी जाएगी। अगला क्या कहता है आपका कि द अपील फाइल्ड बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डेल्ट विद बाय इट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। अब एक बात बताइए, 45 डेज का टाइम मिला आपको अपील करने का, और इन 45 डेज के टाइम के बाद ऐसे हुआ ना कि जाकर आप क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और अपील को 15 साल हो गए, पड़े पड़े 10 साल हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो ये वही बता रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, उतना स्पीड में डिस्पोज ऑफ हो अपील को, और ज्यादा से ज्यादा लेना है तो आप 6 मंथ ले लो और अपनी अपील फाइनल करो भाई, मतलब उस चीज को सुनो, उस चीज को क्लियर करो, डिसीजन दो, 6 मंथ का टाइम है। डिलेज जस्टिस इज डिलेड, डिनाइड जस्टिस इज डिनाइड वाला हिसाब है ना यहाँ पे, ये भी सारे नेचुरल जस्टिस वाले ही क्लॉजेस हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर हैं आप? यहाँ तक बताइए, 57 तक क्लियर है हम? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कह रहा है आपका सेक्शन नंबर 58। सेक्शन 58 कहता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, कैसा प्रोसीजर फॉलो करेगा,
और क्या क्या उसकी पावर्स हैं। ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, प्रोसीजर से डील करता है, कभी कभी मेंस में काम आ जाएगा आपके। तो जो आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल हैं, यहाँ पे उसके पावर और प्रोसीजर को बताया जा रहा है। द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी जब आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल आपकी कोई बात सुनेगा, आपकी अपील सुनेगा, तो वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि वो सीपीसी का प्रोसीजर ही फॉलो करे। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये पता है कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए होती हैं। तो ये जो आपको कह रहा है, ये सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि सीपीसी ही फॉलो करना है। इन सारी बातों की वजह से चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हम लोगों को, है ना। ये कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कह रहा है, इसीलिए ये कह रहा है कि उसको सीपीसी फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई अगर आपको सीपीसी फॉलो नहीं करना है टेक्निकलिटीज से बचने के लिए तो मत कीजिए, पर आप नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखेंगे। ऊपर भी हमने 2-3 क्लॉज पढ़ लिया ना जो नेचुरल जस्टिस की ही बात करते हैं, तो ये वही बात कह रहा है कि टेक्निकलिटीज से बचने के लिए आप सीपीसी फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आपको नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और अगर इस एक्ट के ही कोई अपने प्रोविजंस हैं तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, उन रूल्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग द प्लेस एट विच इट शैल हैव सिटिंग। तो वो अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सकता है, कहाँ सिटिंग होगी, कहाँ सुना जाएगा, और ये सब ये नहीं है कि मनमाने ढंग से, वो पहले ही उन्होंने बता दिया नेचुरल जस्टिस देखकर करेंगे आप, है ना। तो नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए वो खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सकता है, सिटिंग भी देख सकता है कि कहाँ बैठना है, कहाँ होनी है। ठीक है, सेकंड आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या कह रहा है ये? द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड। तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, भले ही वो सीपीसी को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, बट उनकी सेम पावर है जैसे कि आपके सिविल कोर्ट की होती हैं। कहाँ पे? सीपीसी के अंदर, है ना। सीपीसी के अंदर जैसे आपके सिविल कोर्ट की पावर होती है, वैसे ही आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी पावर है। ठीक है, वाइल ट्राइंग द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। कब कब है? जब वो सूट ट्राई कर रहे होंगे, किस किस मैटर में, ये आपको नीचे दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? पहला, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो या तो वो समन कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पार्टी की अटेंडेंस एनफोर्स करानी है उनको, या एग्जामिन करना है उनको ओथ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों काम को करते समय उनकी पावर्स कैसे होंगी? जैसे एक सिविल कोर्ट की होती है सीपीसी के अंदर। आगे क्या कह रहा है? रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जब उन्हें चाहिए, उन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जरूरत है, डिस्कवर कराना है उनको उस चीजों के लिए, तो वहां पे आपने सीपीसी में पढ़ा होगा ना कि अगर एविडेंसेस चाहिए तो वो उसके लिए भेज सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके के एविडेंस की जरूरत है, डिस्कवर कराना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना है, अब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या वो समन नहीं करते हैं सीपीसी में? तो सेम थिंग, तो यहाँ पे वो भी क्या कर सकते हैं कि अगर उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी है या प्रोडक्शन है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी चाहिए, तो यहाँ पे भी उनकी पावर बिल्कुल सेम है जैसे कि आपके सिविल कोर्ट की होती है सीपीसी के अंदर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। जो आप वो जैसे कि सीपीसी में लिया जाता है, एविडेंसेस लिए जाते हैं किस पे? एफिडेविट पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी उनकी सेम पावर है जैसे कि सिविल कोर्ट की होती है। आगे क्या कह रहा है? इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी आपने सीपीसी में देखा होगा कि कमीशन इशू होता है एग्जामिनेशन के लिए विटनेसेस की या फिर डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे भी उनकी पावर बिल्कुल सेम होगी जैसे कि आपके सिविल कोर्ट की होती है। आगे क्या कह रहा है? रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है लाइक अ सिविल कोर्ट। ठीक है, आगे, इफ डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर द डिफॉल्ट और
डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे। अब वहां पे आपने सीपीसी में भी देखा होगा ना कि एक्स पार्टे डिसाइड किया जा सकता है, अगर दूसरी पार्टी नहीं आई है तो आपका जो सिविल कोर्ट होता है वो एक्स पार्टे डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि उनके पास ये पावर है कि अगर दूसरी पार्टी नहीं आई है तो वो एक्स पार्टे उस चीज को डिसाइड कर देंगे। बताइए क्लियर है हम? और एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी अगर उनकी पावर के अंदर उस टाइम पे जरूरी होगा कुछ और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सिविल कोर्ट की तरह ही मानी जाएगी, है ना? ये आपको नहीं पढ़ना है। बताइए ये सेक्शन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज जस्ट लेट मी नो वंस। यहाँ तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? दिख रहा है ना सब अच्छे से? अब तो क्लियर हो, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 क्या कह रहा है? राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आईटी एक्ट के अंदर भी कोई ऐसा केस हो गया है कि बिना जाए बात बन पा रही है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन है? आपका एक लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, आप उन्हें भेज सकते हैं वहाँ पे कि अगर आप इन पर्सन अपीयर नहीं होना चाह रहे हैं तो या तो आप इन पर्सन ही अपीयर हो सकते हैं, नहीं होना तो किसी ऑथराइज्ड एजेंट को भेज दीजिए, और नहीं होना आपको तो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भेज दीजिए, है ना, या फिर किसी ऑफिसर को भेज दीजिए वहां पे एपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। तो ये एक छोटी सी आपको आसानी देता है कि अगर नहीं हो पा रहा है, हाँ अगर कहीं पे मैंडेट कर देते हैं कि नहीं आपको इन पर्सन ही आना है तो वो बात थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। लिमिटेशन वाला दे रहा है, देखो अपील वगैरह में आपने लिमिटेशन का पीरियड पढ़ा ही है, बट फिर भी अगर कहीं लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड की गई है तो आप अपना लिमिटेशन एक्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ज़्यादातर यहाँ पे लिमिटेशंस प्रोवाइड की गई हैं, और अगर कहीं पे लिमिटेशन का पीरियड नहीं दिया गया है तो आप अपना लिमिटेशन एक्ट देखेंगे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है 61 में हमारा? 61 में कहता है सिविल कोर्ट्स नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब जब एक बात बताइए कि हमने आपको एपीलेट ट्रिब्यूनल दे दिया है कि वो काम कर रहा है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की भी हैं आपके पास, तो आप क्यों जाके सिविल कोर्ट का बर्डन बढ़ा रहे हैं? 5 करोड़ तक के केसेस तो आपका जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी देख रहा है ना, और अपील के लिए आपके पास यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो क्यों बेवजह उनको बर्डन देना ना। तो इसीलिए आपका सेक्शन 61 है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका सेक्शन 61? सेक्शन 61 कह रहा है नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। अगर किसी मैटर में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो गया है, 5 करोड़ से अंदर का मामला है, तो वहां पे जुरिसडिक्शन किसका नहीं है? सिविल कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। यहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर किसको दे दी जाएंगी? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को दे दी जाएंगी। और दी एपीलेट ट्रिब्यूनल, अब या फिर अपील हो चुकी है एपीलेट ट्रिब्यूनल में तो यहाँ पे उसको पावर दे दी गई है, ठीक है। अब जब उसको पावर दे दी गई है तो उसको करने दो। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट डिटरमाइंड एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट और अदर अथॉरिटी। यहाँ तक कि इंजंक्शन भी नहीं ग्रांट होगा किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के थ्रू रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और बी टेकन परसुएंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय अंडर दिस एक्ट। उन लोगों को अगर पावर दी गई है तो वहां पे सिविल कोर्ट अपनी टांग किसी भी तरीके से नहीं अड़ाएगा। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल में आपने जब अपील कर दी थी तो भी फिर अगर नहीं बात बनी, तब भी जस्टिस सर्व नहीं हुआ, बहुत इनजस्टिस हो रहा है और अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी टाइप सिचुएशन आ गई है, तो ऐसे में आपके लिए इतना भी डिनाइल नहीं है कि आप कहीं अप्रोच कर ही नहीं सकते हैं, इतना भी नहीं रोका गया है आपको। तो क्या कहता है ना ये सेक्शन 62 आपका, अपील टू हाई कोर्ट, यानी any person aggrieved by any decision or order of the appellate tribunal, यानी किसी भी पर्सन को जो ऑर्डर आया है एपीलेट ट्रिब्यूनल का, वहां पे उसके अगेंस्ट जाके आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60 डेज के अंदर, ठीक है। एपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलर थे
वहां उनके डिसीजन की अपील कहाँ जा रही थी, एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा रही थी, और एपेलेट ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ जा रही है, हाई कोर्ट में जा रही है। कितने दिन के अंदर जा रही है, 60 डेज के अंदर जा रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हिम और एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। अगर आपको वहां पे उनके ऑर्डर पे कोई भी दिक्कत है तो आप अपील करेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल की, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। और आपके जो बाकी कंट्रोलर की या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी अपील, आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी। क्लियर है। हम प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपील वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील विद इन द सेड पीरियड। अब वही आ गया कि आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि 60 डेज में आप क्यों नहीं आए, तो वहां पे अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं कोर्ट को कि कोई जेन्युइन रीजन था कि आपने 60 दिन के अंदर वहां पे अप्रोच नहीं कर पाए हैं किसी कारण से कोर्ट को, अगर वहां पे आप अपनी बात प्रूव कर सकते हैं तो 60 डेज के बाद भी अपील जा सकती है। ठीक है, ये आपका प्रोवाइजो कहता है। जस्ट आपके पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए कि उसको वो मान ले कि हाँ भाई बहुत जेन्युइन रीजन है, ये नहीं अपील कर सकते थे 60 डेज के अंदर। कंपाउंडिंग और कॉन्ट्रवेंशन, अब देखिए ऑफेंसेस हो जाते हैं, कंपाउंडेबल भी होते हैं, तो ऐसे में ये क्या कह रहा है, सिर्फ सेक्शन दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रवेंशन है उसको कंपाउंड करके, जैसे नॉर्मली सिविल कोर्ट्स में काम करता है वैसे ही यहाँ पे काम करता है कि आप वहाँ पे उसको कंपाउंड करा सकते हो। पनिशमेंट है, कोई फाइन दे रखा है, पेनल्टी दे रखी है, उनके कंपाउंड करने की बात करता है ये। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अब इसमें लास्ट सेक्शन है आपका रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पेनल्टी भी लगा दी थी या कॉम्पनसेशन लगा दिया था, अब वो भी नहीं दे रहा है, पहले तो गलत काम कर रहा था, फिर उसकी वजह से उसके ऊपर पेनल्टी लगी और अब वो भी नहीं पे कर रहा। तो ये क्या कहता है सेक्शन आपका, अ पेनल्टी इम्पोज्ड और कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस एक्ट इफ इट इज नॉट पेड, लगा दी गई है बस सामने वाले ने अभी पे नहीं की है, शेल ही रिकवर्ड एज एन एरियर्स ऑफ लैंड। अब जब वो रिकवर किए जाएंगे तो एरियर्स ऑफ लैंड की तरह करे जाएंगे, है ना, लैंड रेवेन्यू में जैसे हमने पढ़ा था, और मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को अगर याद हो तो, या फिर लाइसेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, किसी भी उसमें वो उसको ऐसे रिकवर करा सकते हैं एज द केस में भी, जो भी वहां पर है आपका केस, जो सर्कमस्टांस कहते हैं उसके हिसाब से। शैल बी सस्पेंड टिल द पेनल्टी इज पेड, तो अगर वो पर्सन आपका नहीं पे करेगा वहां पे तो वो कैसे रिकवर करेंगे, एरियर्स ऑफ लैंड है या फिर लाइसेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो उसको सस्पेंड भी कर देंगे और एरियर्स ऑफ लैंड की तरह उसको रिकवर करेंगे। यानी जितना अमाउंट होगा, अगर फिर उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, सारा पढ़ा था ना। तो लाइसेंस वाइसेंस सस्पेंड कर देंगे इतने जितने पे नहीं कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी पढ़ चुके हैं मगर वो भी मिल चुका है, उसको भी सस्पेंड कर देंगे, अब तो दोगे पेनल्टी। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? चैप्टर नंबर 10 तक हमारा हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 11 करना है हमें, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमें चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है, ऑफेंसेस। ये इस चैप्टर की फाइनली एक जान है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और आधे से ज्यादा ऑफेंस जिनका जिक्र कहीं नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पे ही देखने मिलेंगे। अब आप लोग मुझे एक बार अच्छे से बताइए कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 तक तो क्लियर है ना, आपको कोई इशू नहीं है? चैप्टर 10 तक क्लियर है हम। चैप्टर नंबर 11 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसेस की बात करता है। ये समझ लीजिए पीछे से जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही इक्वल इससे बन जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आईटी से आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल जाता है, हमेशा ऐसे होता है। अगर पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है।
जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसे भी ऑफेंस देखने मिलेंगे जो आपने पीछे नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको नए नए ऑफेंस देखने को मिलेंगे, उनकी पनिशमेंट्स देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे ऑफेंस देखने को मिलेंगे जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। ऑलराइट पारुल, बाकी सब बताइए, सब क्लियर है ना? चैप्टर नंबर 11 पर आ जाएं। देखिए ये चैप्टर आपको 2-3 तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका ये है कि इसमें आपको वो ऑफेंसेस देखने मिलेंगे जो हमने पीछे नहीं पढ़े, ठीक है, उनकी भी पनिशमेंट है। और कुछ ऑफेंस ऐसे होंगे कि पीछे पढ़ लिए हैं बट फिर भी हमें यहाँ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 ऑफेंसेस क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 65 आपका सेक्शन 65 कहता है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए फिजिकली अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको ना पूरा 100% अटेंशन पे करना है, क्योंकि यहाँ तो एक तो आपको ऑफेंस देखने मिल रहा है, फिर उनकी पनिशमेंट, और यहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी, जो आपके बाकी एक्ट्स में भी काम आएगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। कह रहा है आपका सेक्शन नंबर 65 टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब एक बात बताइए मुझे, आपके पास एक फिजिकल मार्कशीट है या कोई डिग्री है, उस पे अगर आकर कोई पेन चलाएगा या किसी तरीके से फ्लूइड लगाकर, कोई वाइटनर लगाकर उसमें अगर कोई एडिटिंग करेगा तो वो आपको दिख जाएगा, और समहाउ आप मानिए कि वो नोटिसेबल चीज भी होगी, है ना, वो नोटिस हो जाएगा वहां पे कि हाँ भाई कुछ टेम्पर किया है किसी ने, यहाँ वाइटनर लगा रखा है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि वो उसका दूसरी कॉपी फेक निकाल देते हैं उस एडिटिंग के साथ, वो सब है। लेकिन सेम चीज की यहाँ पे बात कर रहा है कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकली ही नहीं, जो आपके ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो किसी कंप्यूटर सोर्स से हैं, अगर आप किसी पर्सन के ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी टेम्परिंग करेंगे तो भी ये ऑफेंस है। यहाँ पे सेक्शन चैप्टर नंबर 11 बता रहा है कि क्या क्या करना ऑफेंस है। तो अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। whoever knowingly, है ना, ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है क्या हो गया, नोइंगली करेगा, इंटेंशनली करेगा, यहाँ पे मेंस रिया है ये, है ना, क्या करेगा, कंसील करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, ऑल्टर करेगा, या फिर इंटेंशनली और नोइंगली किसी दूसरे पर्सन के थ्रू क्या कराएगा, कंसील कराएगा, डिस्ट्रॉय कराएगा या ऑल्टर कराएगा, क्या कराएगा, किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड को फॉर अ कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, व्हेन द कंप्यूटर सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और मेंटेन्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी। अब यहाँ तक आपको ऑफेंस पता चल गया, पनिशमेंट पे बाद में आएंगे। कोई भी टेम्पर कर रहा है किसी भी ऐसी चीज से, वहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट है, उनका डेटा है, कोई प्रोग्राम है पर्टिकुलर, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कंसील कर देता है, ऑल्टर कर देता है, तो ये एक अपने आप में ऑफेंस बन गया। तो आपको समझ आ गया इस एक्ट के अंदर ऑफेंस क्या है। लेकिन अब इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या हो जाएगी, तो ऐसे में इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years। ठीक है, क्या है, 3 साल की सजा है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज और विद बोथ। ठीक है, आपको इसे सभी सेक्शंस को 2 पार्ट में पढ़ना है। पहले आपको देखना है कि क्या बन रहा है, ऑफेंस क्या है यहाँ पे। जिस टाइम आप ऑफेंस समझ जाएंगे उसके बाद आप उसकी पनिशमेंट देखेंगे। तो पनिशमेंट कितनी है, 3 साल और 2 लाख का फाइन है। ठीक है, अगले पे आ जाता है एक्सप्लेनेशन पे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब क्या होगा आपके, means the listing of programs, computer command, design and layout program, analyze of computer resource in any form। किसी भी फॉर्म में ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी, कंप्यूटर सोर्स कोड कहलाएंगी। अगला देखते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, यहाँ पे दोनों वर्ड याद रखेंगे आप, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। डज एनी एक्ट रेफर टू सेक्शन 43, आपने ऊपर पढ़ लिया है, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, 43 में हमने जितना पढ़ा था ना, ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, वो कोई भी इंसान अगर वो सारी चीजें डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कर रहा है तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी और फाइन मिलेगा जो एक्सटेंड करेगा 5 लाख रुपीज से। कितने से, 5 लाख रुपीज से। ठीक है, आगे इसमें
अब आपने आईपीसी तो पढ़ा ही है ना, जो आपके आईपीसी में डिसऑनेस्टली का मतलब है और फ्रॉडुलेंटली का मतलब है, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी कैरी होगा। आगे पढ़ते हैं 66A को। क्या कह रहा है ये? पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। याद रखिएगा ये 66A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इम्पोर्टेंस के साथ साथ आप समझिए कि किसी भी तरीके से ऑफेंसिव मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेजकर भी कई बार कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचने की वजह से लोग भागने दौड़ने लगते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसी में ही इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, तो क्या कहता है आपका सेक्शन 66A? पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एसेट्रा। क्या है सेक्शन? एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज और अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस में आपका मोबाइल फोन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या सेंड कर रहा है? एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव, है ना, या फिर मेनसिंग कैरेक्टर की है, झगड़े तो कराएगी ही कराएगी। ठीक, अगला, एनी इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन जिसका उसको पता है कि वो सच नहीं है, फॉल्स है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग एनॉयनेस, यानी कराना ही उसको झगड़ा है, लोगों को इधर उधर भड़काना है, इनकन्वीनियंस कराना है, डेंजर कराना है, ऑब्स्ट्रक्शन कराना है, इंसल्ट करना है, किसी को इंजरी करनी है, उससे क्रिमिनल इंटिमिडिएशन करनी है, एनिमिटी फैलानी है, हेट्रेड और इल विल फैलानी है। तो ये सारी चीज़ों में अगर कंप्यूटर सोच या कंप्यूटर डिवाइस यूज हुआ है तो क्या कहा जाएगा हमारा कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक, इसलिए एक ऑफेंस है और यहाँ पे पनिशेबल है। आगे क्या कह रहा है? एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग एनॉयनेस और इनकन्वीनियंस, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कर रहे हैं, पर्पस क्या है आपका? वही अनॉयनेस मचाना है, इनकन्वीनियंस मचाना है, किसी को डिसीव करना है, मिसलीड करना है एड्रेस को या रेसिडेंट को। तो ये सारी ओरिजिन अगर जिस भी मैसेज से होगी तो आपको यहाँ पे इन सारे कामों के लिए पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 साल की विद फाइन। ठीक है, फाइन वहां पे केस टू केस वेरी करेगा, सरकमस्टांस के हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज है, बस ये सारी वही चीज है। कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट की गई है, क्रिएट की गई है, रिसीव की गई है कंप्यूटर से या कंप्यूटर सिस्टम से किसी, या कंप्यूटर रिसोर्स से, कम्युनिकेशन डिवाइस से, तो कहीं से भी ये चीज़ें अगर क्रिएट हो रही हैं किसी भी फॉर्म में, कोई टेक्स्ट है, इमेज, ऑडियो, वीडियो है, या कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, PDF वगैरह है, वर्ड है, किसी भी तरीके से है, तो वो सारी चीज़ क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज मानी जाती है। बताइए, क्लियर है ना? हम लोग ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। आगे करते हैं अब हम लोग। क्या कह रहा है 66B में कि पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपने सुना होगा ना कि भाई चोरी का मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर नहीं खरीदा करो, बहुत बहुत दिक्कत होती है, आगे तक वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ परेशानी उठानी पड़ती है। तो क्या कह रहा है ना ये आपका सेक्शन, पनिशमेंट बता रहा है आपने डिसऑनेस्टली अगर रिसीव किया है, यानी आपको पता नहीं था कि वो स्टोलन है ना। सबसे पहले तो ये डिसऑनेस्टली वर्ड ही आपको ये बता रहा है कि आपको पता नहीं था कि वो चोरी का है। कैसा रिसीव कर रहे हैं आप? स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब जनरली मोबाइल फोन होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ना ये, whoever dishonestly receive or retain any stolen computer, कोई भी डिसऑनेस्टली अगर रिसीव करता है, रिटेन करता है किसी भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स को और कम्युनिकेशन डिवाइस को, और वो जानता है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि भाई वो चोरी का है, वो नहीं है ठीक, वो चोरी का है, तो ऐसे केस में उसको पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की? 3 साल की सजा है।
ठीक है। और फाइन कितने का है, 1 लाख रुपीस का है, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं, केस टू केस वहाँ पे सर्कमस्टांस पे वेरी करेगा। ऑल राइट, अगर आप चोरी का कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन यानी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदते हैं, रिटेन करते हैं, आपको पता है, यू हैव रीजन टू बिलीव इट मस्ट बी स्टोलन, एंड व्हाट इज द रीजन टू बिलीव हियर, आपको कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखने मिल जाता है आईपीसी में। रीजन टू बिलीव इज समथिंग कि अगर वो 1 लाख का कंप्यूटर है या 1 लाख का लैपटॉप, 1 लाख का मोबाइल फोन है, जो भी उसकी ओरिजिनल कीमत है, और वो आपको आके वहां पे 10,000 का देके जा रहा है, तो एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन समझ सकता है ना कि अगर 1 लाख की चीज 10,000 में मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो फिशी है। तो यहाँ पे जो रीजन टू बिलीव है ना, ये आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में देखने मिल जाएगा, आईपीसी के क्वेश्चंस में देखने मिल जाएगा, कई बार यही वाले में देखने मिल जाएगा कि व्हाट इज रीजन टू बिलीव हियर। और ये सिर्फ मैं इसी के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सभी चीजों के लिए यही हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ है कि आपको इतनी महंगी चीज 2,000-3,000 में मिल रही है, तो वो वहां पे आपको यू हैव रीजन टू बिलीव ना कि हाउ दे आर सेलिंग इट इन द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल। आगे आते हैं हम 66C पर, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले तो इसे आज के टाइम से और आज की ज़रूरत क्या है इस सेक्शन की आज के टाइम में, उससे जोड़कर पढ़ते हैं। पहली बात आप मेरी समझिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया का ज़माना से मेरा मतलब ये है कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर, नाम, सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। व्हाट इफ कि अगर कोई पर्सन आपका आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी फीचर, जैसे अभी हमने इसको लिंक करने के लिए सोशल मीडिया से लिंक करके करा है, वो कर ले, कोई आपकी प्रोफाइल फोटो लगा ले, वही नाम से कोई अकाउंट चलाए, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही आपका यूज करने लगे वहां पे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज होगी ये आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। क्या होती है ये? आइडेंटिटी चुराना होता है किसी की। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की जाएगी, बट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर किसी भी तरीके से आपकी आइडेंटिटी चुराई जाती है, नो मैटर आपके नाम से अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पे आपका फोटो, आपका सिग्नेचर आपका नाम यूज कर, तो वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट ही होता है। तो सेक्शन 66C क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। Whoever fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature। तो क्या क्या बात करिए कि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली यूज करता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, पासवर्ड का, या किसी भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का किसी दूसरे इंसान का, उसको सजा दी जाएगी कितनी? 3 साल की, या फिर फाइन भी दिया जाएगा साथ साथ में 1 लाख रुपीस का। ऑल राइट, अगर आप आइडेंटिटी थेफ्ट करेंगे तो इट इज पनिशेबल, या आपका अगर कोई आइडेंटिटी चुराएगा तो इट इज पनिशेबल। ठीक है, आगे आते हैं हम सेक्शन नंबर 66D पर। 66D क्या कह रहा है हमारा? पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। देखिए चीटिंग इज समथिंग जो हमने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, तो वही चीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी की जा सकती है ना। इट इज नॉट समथिंग दैट चीटिंग कैन ऑलवेज बी फिजिकल, है ना, और डॉक्यूमेंटेशन, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी। क्या कर रहा है कोई? whoever by means of any communication device or computer resource cheat करता है, by personation shall be punished with imprisonment either description which may be extend to 3 साल की सजा है, और फाइन होगा आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, आगे 66E पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब यहाँ पे प्राइवेसी में आप किस आर्टिकल से लिंक करेंगे, और प्लीज कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 से लिंक करेंगे आप सेक्शन 66E को। बताइए हम लोग क्लियर हैं या नहीं? चलिए नेक्स्ट में ही करेंगे, क्योंकि सेक्शन थोड़ा लंबा भी है ना, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, इसको अच्छे से कर लेंगे। आज की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं रही, पारुल, प्रीति, तथागत, अदर देन टेक्निकल दिक्कतों के, समझ में तो आया है ना सब? ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि आज की क्लास में अभी जितना करा है समझ आया है ना?
आईटी एक्ट को ऐसे ही पढ़ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना। एक तो आपका बहुत ज़्यादा मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, एक आपका ऐसा एरिया है जिससे पूछा नहीं जाता है बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बीएसए है वहाँ पे अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये सब इंक्लूड हो चुका है। तो पहले ये जो टर्म थे हम इनसे इतना फेमिलियर नहीं थे, व्हाट इज़ की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब हम पहले इससे इतना फेमिलियर नहीं थे क्योंकि इतना नहीं था। बट अब टाइम के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ रहे फिजिकल सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन का उतना रहेगा भी नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिक्चर में आने लगेगी। बीएसए में तो पूरा ही इसको लेकर भर दिया है और आपको जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको ये हर जगह देखने मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप इन टर्म से फेमिलियर हो कि अब ऑफेंस बताए हैं इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में आपके 11 में, बट स्टिल ऑफेंस में आपको समझ आ गया ना कि इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या क्या ऑफेंस हो सकता है, किस चीज को कहा जाएगा ऑफेंस, पनिशमेंट तो बाद की बात है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। हम नेक्स्ट क्लास में 66E से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।